तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक सत्ता में आना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ समाज के जो विभिन्न घटक हैं, समाज के जो हायरार्की है उसमें भी चेंज चाहती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी नौकरी पक्की है उनके लिए ही काम करेंगे, इसलिए लेबर्स वगैरह जो है उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है। हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमारे अपने लोग जिनको भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भगवान अस्तित्व में नहीं है। ये जो बदमाश आदमी है उन्होंने भगवान क्रिएट किया और वो भगवान जो है उसको यूज करके हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। और हमारा आदमी क्योंकि वो साधन संपन्न नहीं है, उसको लगता है कि शायद मैं इसलिए साधन संपन्न नहीं हूँ, भगवान मेरे से कुछ नहीं है। तो ये जो सारी मानसिकता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन वो इम्प्रूव कैसे कर सकता है? उसको करने के लिए उसकी जो सोच है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। हमारे देश में जो नेशनल टीवी चैनल्स है वो आदमी को गोबर खाते हुए दिखा रहे हैं, आदमी को गाय का पेशाब पीते हुए दिखा रहे हैं, और अगर कोई भी अच्छी साइंटिफिक एक्टिविटी है तो उसका 1 मिनट का कुछ नहीं वो दिखाते, और वो सारे दिन इस तरह की वीडियो दिखाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम जो डिजाइन करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि हमारे जो लोग हैं जिनको समझ नहीं है वो ये समझे देखो ये गाय का गोबर खा रहा है, ये मूर्ख है। ऐसे बहुत लोग ऐसा विचार रखते हैं, ये भी समझदार है इसलिए गाय को खा रहा है जिसको फायदा हो रहा होगा, और इस साइकोलॉजी से हमारे लोग उस पूरे सिस्टम में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें अपने समाज में सामाजिक जो चेतना है उसके साथ वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई है, आज जितने देश आप देखोगे, जैसे चाइना सबसे ज़्यादा डेवलप किया। चाइना हमारे से 2 साल के करीब बाद आज़ाद हुआ, और आज हम किसी खाते में नहीं आते। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी ये कहते हैं हम पाकिस्तान से अच्छे हैं, हम बांग्लादेश से अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हम अच्छे नहीं हैं। अगर आप उनका देखेंगे, उनको उनके मजदूर को कितना पैसा मिल रहा है, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, तो आपको पता लगेगा कि आप जो है कैसे नरक में जी रहे हैं। हालांकि स्वर्ग नरक उसकी धारणा जो है वो अंधविश्वास को पैदा करती है, लेकिन जनरल सेइंग में जो है आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। सामाजिक तौर पे अगर हम उसमें बदलाव चाहते हैं तो हमें संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर हमें काम करना पड़ेगा। और हमारे मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर लोग जो सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं उनकी जब पोस्ट को रिशफल करते हैं, अभी हमारे पार्टी में भी ऐसा आ रहा है, अगर नेशनल लेवल पे कोई काम कर रहा है उसको राज्य कार्यकारिणी या स्टेट में डिप्टी अपना डिस्ट्रिक्ट में अगर लगाते हैं, वो कहता है मैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, मैं जिले में कैसे काम करूँगा। ऐसे बहुत आदमी है तो रोज लिखते हैं। तो ये जो सोच है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है या कोई आम कार्यकर्ता है, उन दोनों में कोई अंतर है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी ज्यादा है, आम कार्यकर्ता डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है। अगर वो काम नहीं भी करेगा तो भी काम चल सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को या स्टेट के प्रेसिडेंट को या डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को उसको डायरेक्ट काम करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारी जो समस्या है वो ये है कि जो समाज के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा अविश्वास है। वो हम जो काम करने लग रहे हैं उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअली ऐसा काम करेंगे, और इस वजह से वो जो सोच है वो सोच ये डेवलप नहीं होने दे रही कि वो आप लोग उसके पीछे पोलराइज हो जाए। आज भी जब असेंबली का चुनाव आता है तो कहते बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, जब पार्लियामेंट का आता है तो कहते प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और उसका खाता खुल नहीं रहा है। 2014 में उसका खाता नहीं खुला, 2024 में नहीं खुला, लेकिन फिर भी वो चर्चा में बराबर रहती है। तो ये जो हमारे लोग और ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस विचारधारा के हैं कि वो जल्दी स्ट्रोंग हो सकती है। जब एक बार आदमी रास्ता भूल जाता है तो उसको रास्ते में आने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब वो रास्ता भूल जाता है पहले उसको रास्ता ढूंढना पड़ेगा तब वो वहाँ आए, और अगर कोई सही रास्ते से चल रहा है तो वो अपनी मंजिल पे जल्दी पहुँच सकता है। लेकिन उसके साथ ये राइडर है कि आपको हमारे ऊपर जो भी कंट्रोल करना चाहिए, जो भी
आपको उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, दूसरे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई ये जो पॉलिटिकल पावर है, आज जो आदमी किसी भी खाते में नहीं आता, आप कल को एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, तो पूरी जमीन आसमान का अंतर है। आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। एक एमएलए कहता तो 2 करोड़ रुपए थोड़ी देर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, वो जो पोजीशन है उसके साथ बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन अगर वो एमएलए ऐसे पैसे इकट्ठे करने लग जाएगा तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अभी आज भी हमारे एमपी एमएलए हैं जो जिनके कहने से, जिनके करने से बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटी होती है, लेकिन वो सारी एक्टिविटी हमारे लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ होती है और हमारे लोग उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि अब इसमें सुधार केवल नए तरीके से किया जा सकता है। सामाजिक तौर पे अगर राजनीतिक पार्टी है, उसका काम अपने लोगों को जागरूक करना है। अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी में रिजल्ट भी आएगा। जब वो जागरूक हो जाएंगे तो वो एमपी भी बनेगा, एमएलए भी बनेगा, उनकी ज्यादा संख्या होगी तो वो सरकार भी चलाएंगे। लेकिन वो जो जागरूकता है, वो जागरूकता लाने के लिए आपको लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आज बहुत बड़े पैमाने पे समाज में जो विचार है वो ये है कि यार इससे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे हैं कि भाई ललित कुमार देखो उसके खिलाफ एक्ट लग गया। मैं ललित कुमार को बधाई दी कि भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ। अगर लेबर के 10 आदमी काम कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दे दिया कि तुमने जो काम किया है उसकी वजह से ये हुआ है। इसके बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं। जो एफआईआर है, जितनी भी एफआईआर होती है किसी भी चीज में, वो एफआईआर बाद में जैसे जिन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ा, आज वो आजादी के आंदोलन वाले कह रहे हैं कि भाई इसने इसके ऊपर इतनी एफआईआर थी, वो इतने दिन जेल में रहा। तो जब आपका सिस्टम बदलेगा तो ये भी रिकॉग्निशन का एक तरीका होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको घबराना नहीं है। और केस दर्ज होना मैं समझता हूँ बहुत बड़े पैमाने पे हमारा जो सक्सेस का पैरामीटर है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर वो हमें टॉलरेट नहीं कर पा रहे और उनको केस दर्ज करना पड़ रहा है तो वो अननेसेसरीली जो हमारी पब्लिसिटी वो नहीं करना चाहते, उन्होंने उससे ज्यादा पब्लिसिटी कर दी और हमें तो उसका फायदा होना है, बहुत बड़े पैमाने पर होना है। अगर हम थोड़ा ऑर्गेनाइज होके थोड़ा लोगों को उसमें तैयार करके अगर उसको करते हैं तो हम बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव कोई असंभव नहीं है। पहले भी जो बदलाव आया, मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे TSR सुब्रमण्यम, तो एक माता प्रसाद होते थे उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था तकरीबन 2.25 साल। तो वो पहले TSR सुब्रमण्यम को लगा दिया, फिर उसको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी, फिर उसको 6 महीने की एक्सटेंशन और दे दी। मतलब रिटायरमेंट के बाद 1.5 साल तक वो रहा। तो जो सेकंड एक्सटेंशन दी तो एक डॉक्टर R.K. नायक होते थे, उड़ीसा के शेड्यूल कास्ट ऑफिसर थे। माता प्रसाद भी 62 बैच का IAS था, R.K. नायक भी 62 बैच के IAS थे। बाद में वो कांग्रेस के MP भी रहे रिटायर होने के बाद। तो उन्होंने डॉक्टर नायक ने कहा कि यार एक दिन मिलते हैं। तो मैंने कहा सर आप बताओ कि नहीं, परसों आ जाओ, मैं कुछ लोगों को बुला रहा हूँ और हम इसमें कुछ करेंगे। तो हम गए तो वो कहने लगे कि भाई ये जो सुब्रमण्यम है ये इसको एक्सटेंशन मिल रहा है। तब तक एक्सटेंशन नहीं मिला था पर इंटरनल लोगों को पता लग जाता है, तो इसका एक्सटेंशन हमने चैलेंज करना है। तो मैंने कहा सर पेटिशनर चाहिए उसके लिए। उन्होंने कहा यार अगर माता प्रसाद को पेटिशनर बना दिया तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको तो नहीं बना सकते, ये तो कोई और ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमने 2 एसोसिएशन प्लस मैंने अपने नाम से गैट में किया। उसके एक्सटेंशन को हमने 1998 में क्वेस्ट किया और उस क्वेश्चन के बाद वो जो है 7 दिन तक हमारे देश में कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं रहा। 1 जनवरी 1998 से 7 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। तब तक हमारे देश में कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं रहा। जब हमने केस डाला था तो हमें बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम एक्टिविटी करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा कोई किसी को अंदाजा नहीं होता।
एक गोविंद राव का केस है, गोविंद राव वसीम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। उसमें किसी टीचर को सेकंड एक्सटेंशन दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट था। जब हम LLM करते थे, करके आए थे, 4-5 साल ही हुए थे उसको प्रैक्टिस करते हुए, 10 साल से कम हुआ था। तो वो केस जो है मुझे याद था, और वो केस जब हमने कैट में दिया कि सर इसमें एक्सटेंशन को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि स्टे 31 दिसंबर 1997 को उसको रिटायर होना था, उस दिन उसकी एक्सटेंशन को स्टे कर दिया। 7 को वो जो है फर्दर हाई कोर्ट ने स्टे किया, तो तब तक वो पोस्ट खाली रही। तो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे ललित ने भी काम किया, तो ललित को भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। भाई हमारा काम है, हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद वो रिजल्ट आएगा तभी पता लगता है, आपको पहले से कुछ पता नहीं लगता। 2005 में 11 MP निकाले पार्लियामेंट से, जिनमें एक BSP के 3 निकाले थे, जिनमें एक राजा राम पाल थे, कानपुर देहात, जिसको अकबरपुर या कुछ और नाम, उस जमाने में कुछ और नाम था, तो वहाँ से बैठे थे। तो उन्होंने जितने 8-9 बड़े वकील जिनके रोज अखबारों में नाम छपते हैं, तो 11 के 11 MP जो है उनके पास जाते थे और उन्होंने कहा नोटिस इशू नहीं होगा। तो अल्टीमेटली एक किसी फंक्शन में मैं और डॉक्टर सूरज भान केंद्र में मंत्री होते थे, हम लोग उसमें गए थे। तो उसमें ये राजा राम पाल भी बुलाए थे, ITBI संस्था है उसकी लोगों की वो फंक्शन था। तो वो जो है उसके बाद उन्होंने कहा उसको कि भाई वो तुम्हारा जो वकील बुलाया था तुमने, उसके पास ले चलो। राजा राम पाल ने उसको कहा, तो हमने वो आया, तो मैंने कहा भाई साहब हमने तो कोई ऐसा केस किया नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पहला ही केस था, तो केस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर हम 2-3 दिन बाद आपको बताएंगे कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो तीसरे दिन वो आया, तो हमने अमेरिका के 2 जजमेंट मिले, जिसमें उनके MP को इस तरह निकाला था, उनको रीस्टेट किया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा भाई साहब हो सकता है ऐसे 2 जजमेंट मिल गए, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद वो पहले दिन नोटिस हुआ, उसमें 5 जज को चला गया। जब उनके मकान खाली होने लगे, तो वो भी चीफ जस्टिस सब्रवाल ने उसको भी स्टे कर दिया। तो आप जो एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी उसका क्या रिजल्ट होगा आपको उस समय पता नहीं होता, और बहुत बड़े पैमाने पे उसमें बदलाव तभी आता है जब आप उसमें संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है हम लोग अभी ये चर्चा करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज है, कि हम ललित कुमार को लेबर विंग का अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि ये यूथ विंग वाला जो है ये इससे ज़रा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये बड़े पैमाने पे हमें चलानी है, ताकि जो मजदूर हमारे भाई हैं उनके राइट्स के बारे में हम बड़े पैमाने पे काम कर सकें। ये जो सारी व्यवस्था है जिसमें मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़े पैमाने पे सरकार को और मेन ओपोजिशन को पैसा दे रहे हैं। अब वो जो पैसा जो दे रहे हैं उसकी वजह से वो उनके फेवर में बहुत बड़े पैमाने पे लोन जो वो लेते हैं उसको माफ़ करते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। ये 1990 के बाद जो सरकार बनी, 91 के बाद ये लागू हुआ, और तकरीबन 95-96 के करीब जो है ये ज़्यादा एक्टिव हुआ। जैसे वो सरकार चली गई तब भी वो एक्टिविटी बढ़ी। मैंने एक विदेश संचार निगम का केस किया, जिसको 1448 करोड़ में बेच दिया। अब वो जो विदेश संचार निगम है, उसका जो समुद्र में उसका केबल भी है, तो उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट उसमें होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन उन्होंने 1448 करोड़ में उसको बेच दिया, और उसका 25% शेयर बेच के मैनेजमेंट टाटा को दे दिया। तो एक गायकवाड़ साहब थे, पूना के रहने वाले, उनके पास पूरे डिटेल थे, तो हमने उसका केस डाला, और हमें ये इंफॉर्मेशन RTI में मिली गवर्नमेंट से, जो उसके पास 1925 करोड़ रुपया विदिन 30 डेज विदेश संचार निगम के पास रिफंड हो गया। उनके 5% शेयर थे इंटरसेप्ट में, इस तरह करके 1925 करोड़ रुपया आ गया। तो तकरीबन 500 करोड़, 13-14 करोड़ कम था, 500 करोड़ रुपया उसके पास आ गया। तो इसका मतलब उसको बेचने की जरूरत नहीं थी। अभी ये जो भारत पेट्रोलियम है, उसका हमने 3-4 साल पहले केस किया,
भारत पेट्रोलियम 96,000 करोड़ रुपया टैक्स देती है एक साल में, और 1200 कुछ करोड़ रुपया उससे प्रॉफिट है, और इसकी 31 सब्सिडरी है, जिनमें 26 सब्सिडरी ऐसी हैं जो 100% BPCL के पैसे से बनी है। लेकिन उसके बावजूद उसको डिसइन्वेस्ट कर लिया, और उस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उसको उसका कोई किसी भी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया है क्या नहीं किया, वो RTI में भी नहीं मिलता। डिफेंस में राफेल की फाइल को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मिल नहीं रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया उसको। अभी जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो केस था, उसमें 66 आई थिंक ऐसे एग्जाम्पल है कि आज आदमी के यहाँ रेड होती है, कल वो 100 करोड़ रुपया बीजेपी को दे रहा है। आज किसी के रेड हो रही है, तीसरे दिन जो है वो 500 करोड़ रुपया दे रहा है। ऐसा करके ये जो एजेंसीज हैं, इनका कितने बड़े पैमाने पे दुरुपयोग हो रहा है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हमें डरना नहीं है, मेरा केवल इतना ही कहने का है कि ये नहीं क्या पुलिस में बुला लिया तो हम डर जाएं, अरेस्ट भी हो जाए तो हम डर जाएं, हमारा कोई डरने का काम नहीं है। हम जितना आपकी मदद कर सकते हैं उतनी हम कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि जो वकालत का काम है उसमें अभी हमने ललित कुमार जी की हाईकोर्ट में रिट डाली थी, जिसमें ये जो गुंडा एक्ट है इसके प्रोविजंस को हमने चैलेंज किया था। बेसिकली ये गुंडा एक्ट क्यों एनेक्ट हुआ, इससे पहले 1960 में जो मध्य प्रदेश है उसका सेंट्रल प्रोविंस नाम होता था, उसने एक ऐसा प्रोविजन बनाया था गुंडा एक्ट की तरह का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जो 72 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके प्रोविजंस को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं किया और इनको वैलिड बता दिया, जिसकी वजह से ये चल रहा है। बेसिकली उस समय जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके खिलाफ पब्लिक मूवमेंट जैसे आज चल रहा है, ऐसा मूवमेंट उस जमाने में भी चल रहा था, और इसकी वजह से उन्होंने ये इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोविजन उन्होंने बनाए। तो ये उस समय जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जनरल पीरियड में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो जो हाई कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन डिसमिस की है, और अभी उसका ऑर्डर भी नहीं आया, पर क्योंकि कमिश्नर को हम अपील कर सकते, इसलिए उसी पर्पज से हम इधर आए, क्योंकि जो हमारा स्टैट्यूटरी राइट है उसको हम अवेल करें, और उसके बाद हम ये जो एक्ट है इसको भी इलीगल डिक्लेयर करने के लिए, अल्ट्रा डिक्लेयर करने के लिए, उसके लिए भी हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। क्योंकि जब भी हम एक्टिविटी करेंगे, और हमने 10-12 केस ढूंढे, सारे केस जो ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई लगाई है, केवल ललित के ऊपर ही नहीं लगाई है, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो राजनीतिक एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर ही वो लगाई है। तो ये जो है ये इसका भी सर्टिफिकेशन है कि जो दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं उनके ऊपर जो इस तरह के प्रोविजन, बीजेपी के भी लोग हैं उसमें, कांग्रेस के भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, दूसरे जो लोक दल और इस तरह की दूसरी पार्टी, ये आपका वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड का तो कोई जजमेंट नहीं मिला, लेकिन वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे जजमेंट हैं। तो वो जो भी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। हालांकि कल परसों हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, बाकी केस लग गया तो हमने सोचा कि उसको अटेंड कराने की बजाय हमें उसमें जाना चाहिए, इसलिए हमने ये उचित समझा कि हम उसको अटेंड करें। और ये जो सारी जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ये सामाजिक सिस्टम में मूलभूत बदलाव आए, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि समाज उसी तरह से इसमें रिस्पॉन्ड करेगा। और अभी जो आगे चुनाव होने वाले हैं उससे पहले आप एक अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि इसका जो शुरुआत हो गई है तो हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर डरपोक लोग हैं। उनको लगता है कि अरे पुलिस में केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी और पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए हमें डरना नहीं है। और अगर आप कुछ करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टियां उसको जेल में डाल देंगे, केवल इसी डर से उसको घर पर डाल दिया।
कोई भी एक्टिविटी उनकी पूरी एक्टिविटी बंद कर दी। इसलिए हम उस स्टेप पे उससे अहेड होना चाहिए, उससे आगे हमें होना चाहिए। ये जो सारी व्यवस्था है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथी थे वो सोशलिस्ट मूवमेंट में काम करते थे, तो वो हमें अक्सर बताते थे कि हमारी जो कैडर क्लासेज हैं वो जेल में लगती थी। जैसे ही इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पे उन्होंने जेल में लोगों को डाला, तो जेल में इतने आदमी हो गए उनकी कैडर क्लास लग रही थी। तो हमें भी क्लास लगानी है, इसलिए आप जो है तैयार रहें, और जितने लोग अंदर जाएंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा होगा। मैं समझता हूँ इसके साथ अभी और ज़्यादा लंबी बातचीत ना करके मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इकट्ठे हुए। और हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं तो वो परोपकार काम है। अभी उनकी आरएसएस जो है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। मतलब उन्होंने अपनी सेवा के लिए वो संघ बना रखा है। दुनिया में जितनी संस्थाएं चल रही हैं, कोई संस्था ऐसी नहीं है जो अपने वेलफेयर के लिए चल रही है। जितनी जैसे वामसेक है और जो भी संस्थाएं चल रही हैं, सब संस्थाएं दूसरों के भलाई के लिए चलाई जाती हैं। तो इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर हम उसको पोलराइज करके हम इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हम इसको एक्टिवेट करने में कामयाब होंगे। मैं आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद।